जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम यह में फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट का महासंग्राम रिवीजन क्लास देखेंगे, जिसमें आपका जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी सिलेबस हमने अच्छे से आपको बताया है। बहुत सी क्लासेस भी कराई गई हैं, प्लेलिस्ट आपको हर एक पेपर की मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी कराई जा रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्यूशन कराया जा रहा है। सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पर दी जाती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो की डिमांड करते हैं, बहुत से सब्जेक्ट्स आप बोलते हैं और बनाया भी जाता है, देखते भी हैं, आप कमेंट भी करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। चलिए देखते हैं, हमारा जो पेपर फर्स्ट है उसका कोर्स टाइटल हमने आपको बताया भू आकृति विज्ञान है। तो भू आकृति विज्ञान में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको 2 वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। आपको बताया गया है कि हर एक पेपर का आपके जो है मॉडल पेपर आएगा, साथ ही साथ महासंग्राम रिवीजन क्लास 2 आएंगे हर एक पेपर के। तो पहला ये है आपके पेपर फर्स्ट का, सेकंड आपका कल आएगा। चैनल पर बने रहें। और जो भी यहाँ क्लासेस कराई जाती हैं उनका टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF नोट्स दिया जाता है, जिससे आप यहाँ पर देख के समझ लें और साथ ही साथ ध्यान से सुनने पर आपको ज़्यादा याद होता है। आपने को पता होगा कि जैसे कि पढ़ने से ज़्यादा जो चीज़ हम सुनते हैं वो हमें अधिक याद होता है। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, कहानी अपने दादा दादी से सुनते थे तो वो हमें आज तक याद है, लेकिन पढ़ते हैं तो थोड़ा भूल भी सकते हैं। तो इसलिए सुनिए, अच्छे ध्यान से सुनिए और रिवीजन टेलीग्राम चैनल से नोट से कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है भू आकृति विज्ञान में तंत्र संकल्पना क्या होती है। तंत्र संकल्पना, तंत्र अर्थात एक सिस्टम जो संकल्पना दी गई है भू आकृति विज्ञान में, वह क्या होती है। भू आकृति विज्ञान में तंत्र संकल्पना के प्रयोग से स्थल रूपों और भू आकृति प्रक्रमों के अध्ययन में और अधिक पैनापन आया है और अधिक हमें समझने में जो है स्थिरता मिली है, हमें सरलता हुई है। क्या क्या पढ़ने में हमें प्रयोग से जो स्थल रूप हैं, भू आकृतिक प्रक्रम हैं, इन सभी के अध्ययन में। वस्तुओं के समुच्चय को हम सिस्टम तंत्र कहा जाता है। भू आकृति तंत्र स्थल रूपों का समन्वित सम्मिश्रण होता है, जिसका कार्यान्वयन एक निश्चित प्रणाली के अंतर्गत होता है। तंत्र अर्थात सिस्टम के सफल एवं सतत कार्यान्वयन हेतु ऊर्जा निवेश, वर्षा, सूर्यातप, उत्थान आदि तथा पदार्थ निर्गम के बीच सामंजस्य का होना अति आवश्यक है। जैसे कि हमने बताया कि हर एक कार्य के लिए सामंजस्य का होना आवश्यक है, या फिर वो पर्यावरण में हो या आपके जीवन में हो। जैसे कि वर्षा होना है तो उसमें क्या क्या चीज़ों की नीड होती है, उन सभी चीज़ों का सामंजस्य एक प्रकार से बना रहना चाहिए। जैसे कि जल है, उसका वेपराइजेशन होता है, ऊपर जाता है, बादल बनता है, वर्षा होती है। तो हर एक चीज़ का सामंजस्य जो है बना रहना अत्यधिक आवश्यक है। भू आकृति सिस्टम समस्त स्थल रूपों समूहों में युक्त सुपर सिस्टम का एक भाग है, कई उप सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। यह जो हमारा सिस्टम है यह बहुत ही उप सिस्टमों से मिलकर बना हुआ है। उदाहरण के लिए हम देखें तो एक पहाड़ी की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका के उप सिस्टम में वर्षा के रूप में निवेश की ऊर्जा प्राप्त होती है तथा अपरदन द्वारा पदार्थ जनित होता है। यह पदार्थ जो ढाल परिच्छेदिका का निर्गम ढाल की पदस्थली पर स्थिर सरिता हेतु निवेश बनता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो स्थल रूपों के विकास में भौमिकी संरचना का योगदान क्या होता है। जो स्थल खंड है हमारे, उनके निर्माण में, उनके विकास में भौमिकी जो हमारी संरचना है उनका क्या योगदान रहा है, इसको हम देखेंगे। स्थल रूपों के विकास में भौमिकी संरचना की भूमिका महत्वपूर्ण है। भूपटल के असमतल भागों जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान व समुद्र के नीचे का भार समान है। ऊंचे उठे भाग कम घनत्व के एवं नीचे भाग जो हैं वह अधिक घनत्व के शैलों द्वारा निर्मित होती हैं। जैसे कि जो हमारा पहाड़ है, पर्वत है, एक तरफ हमारा जो समुद्र है, उसके नीचे का जो भाग होता है उसका भार समान होता है। लेकिन जब एक प्रकार से जब पर्वत उठ जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, समुद्र हमारा निचला स्तर होता है उसका भूमि में, तो वह सामंजस्य बनाकर रहते हैं और वह हमारे भौमिकी संरचना जो है वह स्थल रूपों के निर्माण में एक सहायक रूप का कार्य देती है, एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाती है। यदि किसी कारणवश पृथ्वी के इस भार में कमी या वृद्धि होती है तो भूतल पर अवश्य ही परिवर्तन होते हैं।
अधिक घनत्व की शैलें जो हैं चाहे पृथ्वी की सतह से नीचे हों अथवा ऊपर, कम घनत्व की शैलों की अपेक्षा अधिक आकर्षक उत्पन्न करने में समर्थ होती हैं। भूगर्भिक शक्तियों के कारण प्रायः धरातल पर परिवर्तन होते रहते हैं। जब किसी स्थान पर पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है तो उस पर जो है अतः अपरदन का कार्य शुरू हो जाता है। जब भी कोई पर्वत श्रेणी बनती है तो उसमें अपरदन का कार्य तुरंत ही शुरू हो जाता है। मतलब जैसे कि विभिन्न क्रियाएं होती रहती हैं, उनसे वो अपरदन जो कार्य होता है उसका शुरू हो जाता है, अपरदन होना प्रारंभ हो जाता है। स्पष्ट है कि भौमिकीय संरचना के कारण स्थल रूपों का विकास होता है। हमने आपको चैप्टर्स में बताए हैं किस प्रकार से पर्वत बनते हैं और उनका अपरदन होकर धीरे धीरे मैदानों का निर्माण होता है, अंत में जाकर यहाँ पर डेल्टा बनता है। तो वो संरचना जो है एक प्रकार से जो भौमिकीय संरचना होती है उससे ये स्थल खंड का निर्माण होना तय होता है। वह एक प्रकार से इसका इंपॉर्टेंस यहीं पर होता है। अगला हम देखेंगे प्रश्न है भू आकृति विज्ञान की परिभाषा। भू आकृति विज्ञान की निम्न परिभाषा प्रयुक्त की जा सकती है, जैसे कि भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो कि स्थल मंडल के विभिन्न उच्चावचों का अध्ययन करता है। इस विज्ञान के अंतर्गत घाटियाँ, कंदराएं, प्रपात, बालुका स्तूप, सर्क, पुलिन, बैरियन, भृगु आदि सभी के आकृतियों के अलावा जो कि महाद्वीप, महासागरीय नितल, पर्वत, पठार, मैदान, झील आदि बड़ी इकाइयों की भी समाविष्टि की जाती है। अर्थात जो विभिन्न उच्चावच हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के जो स्थल हैं उनका अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ महाद्वीपों का, महासागरीय नितल का, पर्वत, पठार, मैदान आदि सभी चीज़ों का अध्ययन भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत होता है। भू आकृति शब्द से ही आप समझ रहे होंगे, भू की आकृति मतलब पृथ्वी की, मतलब जो हमारी धरती है उसकी जो विभिन्न आकृतियाँ हैं उनका अध्ययन हम के अंतर्गत करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सागर नितल के प्रसरण से क्या तात्पर्य है। सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? हैरी हेस ने किया था। हेस की संकल्पना सागर भूवैज्ञानिकों, भूभौतिकीविदों के प्रारंभिक कार्यों पर आधारित है। हेस ने प्रतिपादित किया कि मध्य महासागरीय कटक मैंटिल से उठने वाली संवहन तरंगों के ऊपर स्थित होती है और इस कटक के सहारे नवीन पदार्थों लावा का निर्माण होता है तथा इस तरह नवनिर्मित क्रस्ट कटक के दोनों ओर सरकती जाती हैं। हेस के अनुसार इस प्रकार सागर नितल का प्रसार होता है तथा महासागरीय खड्ड के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। सागर नितल के प्रसरण की दर का परिकलन दो आधारों पर किया गया है। पहला कि समकालिक रेखा की आयु, दूसरा है उनके बीच की दूरी। इस आधार पर गणना करके विभिन्न महासागरों के प्रसरण की दर ज्ञात की गई है। अटलांटिक एवं हिंद महासागर सबसे मंद गति से फैलते हैं जबकि प्रशांत महासागर में प्रसरण की दर सबसे अधिक होती है। ये सभी चीज़ें एक प्रकार से आपको जो शब्द हैं वह क्लिष्ट लग रहे होंगे, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। आपको जो पीडीएफ से आप रिवीजन करेंगे तो बस आपको जो सुने रहेंगे आपको अच्छे से याद होता जाएगा और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे आधुनिक भौम्य आकार की से क्या आशय है। आधुनिक जो भू आकार शास्त्री किसी भी क्षेत्र के भू आकारों की उत्पत्ति एवं विकास के पहलू पर ज़्यादा जोर न देकर उसके वर्तमान स्वरूप तथा उन पर होने वाले विभिन्न प्रक्रमों के सह संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अर्थात इस समय के जो भू आकार शास्त्री हैं वह क्या करते हैं कि उसकी उत्पत्ति विकास किस प्रकार से हुई उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। वर्तमान में उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या विभिन्न प्रक्रम है, उनमें क्या संबंध है, इन पर वह ज़्यादा ध्यान देते हैं। भू आकारों पर कई भौतिक रासायनिक बल प्रक्रम एक साथ कार्य करते हैं। अतः भू आकार शास्त्रियों ने इस प्रकार के विश्लेषण के पहलुओं को लैंडस्केप सिस्टम के नाम से संबोधित किया हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे पर्वत निर्माणकारी भू संचलन से क्या तात्पर्य है। जब दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो अधिक घनत्व वाली प्लेटें नीचे की ओर क्षेपित हो जाती हैं। इससे वहां पर्वतों का निर्माण हो जाता है। यूरोशियन व भारतीय प्लेटों के टकराने से टेथिस का मालवा जो है वलित होकर हिमालय पर्वत के बदल जाता है। अफ्रीकन से यूरोपियन प्लेटों के टकराने से आल्प्स पर्वत की उत्पत्ति हुई है। अर्थात जब दो ऐसे प्लेटें हैं, ऐसे जो प्लेटें हैं जब दो आपस में टकराती हैं जिसका घनत्व तो ज़्यादा होता है वो अंदर की तरफ चली जाती हैं, अर्थात उसमें जो है क्या हो जाता है, क्षेपित हो जाता है। उससे क्या होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि हिमालय पर्वत जो हमारी है उसका निर्माण उसी से हुआ है। भारतीय प्लेटें और यूरोशियन प्लेटें जब आपस में टकराई थी तो जो टेथिस सागर का मालवा था वह वलित पर्वत का निर्माण करता है जो कि हमारा हिमालय पर्वत है। अफ्रीका में बात करें तो यूरोपियन प्लेटों के टकराने से आल्प्स पर्वत का निर्माण जो है इसी प्रकार हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है पॉलिम्पसेस्ट
स्थलाकृति से क्या आशय है? किसी भू आकृतिक प्रदेश में विभिन्न भूगर्भिक कालों में उत्थान तथा अपरदन की घटनाओं को पुनरावृत्ति के कारण जनित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? पॉलिम्पसेस्ट स्थलाकृति हम कहते हैं। अनाच्छादन कालानुक्रम उपागम पॉलिम्पसेस्ट स्थलाकृति की संकल्पना पर आधारित है। पॉलिम्पसेस्ट स्थलाकृति उस सतह को कहा जाता है जिस पर विगत भूगर्भिक कालों में निर्मित स्थलाकृतियों का भू आकृतिक प्रक्रमों द्वारा बार बार अनाच्छादन द्वारा बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। वास्तव में जो पॉलिम्पसेस्ट होते हैं उस हस्तलिपि को कहा जाता है जो बार बार लिखी और मिटाई गई स्थलाकृति होती हैं। इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण उत्पन्न जटिल स्थलाकृति जो होती है पॉलिम्पसेट स्थलाकृति कहलाती है। बहुत ही साधारण शब्द में यहाँ पर आपको समझने को हर एक चीज़ मिल रहा है, बस ध्यान से आप सुनते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वतीन भूत की कुंजी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर थोड़ा मिसटाइपिंग हुआ है, वर्तमान भूत की कुंजी है यह शब्द है। यह शब्द किसने कहा है? हट्टन महोदय का कथन यह है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे समझें तो किसी धरातल के वर्तमान स्थल रूपों की बनावट, आकार एवं स्वरूप को देखकर उसके पुराने इतिहास का पता लगाया जा सकता है। अर्थात जो वर्तमान में हमारी स्थलाकृति किसी स्थान की है, किसी भी प्लेस की है, किसी भी क्षेत्र की है, उसको हम देखकर उसके पुराने इतिहास का पता लगा सकते हैं। यही क्या कहलाता है? यही शब्द का उन्होंने कहा हुआ था हट्टन महोदय ने। क्या? वर्तमान भूत की कुंजी है, अर्थात वर्तमान में जो चीज़ें हैं उससे हम उसके इतिहास का पता लगा सकते हैं। स्थल रूपों का निर्माण एवं विकास किसी भूभाग पर निश्चित अवस्था में समान रूप से विकसित होता है। अतः वर्तमान में किसी निश्चित भूभाग पर यदि कोई स्थल रूप हो रहा है तो उस तरह का निश्चित स्थल रूप समान अवस्थाओं में भूतकाल में भी विकसित हुआ होगा। अपरदनात्मक क्रम जो इस समय पाया जाता है भूतकाल में भी इसी प्रक्रम में रहा होगा और भविष्य में भी इसी प्रक्रम में रहेगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आधुनिक भौम्याकारकी पर प्रकाश डालिए। जो आधुनिक भौम्याकारकी है उसे हमें समझना है। इस प्रश्न में आधुनिक भू आकार शास्त्री जो है, इस प्रश्न को हमने पहले भी देख लिया है आधुनिक भूम आकारकी के विषय में। अब भौम्याकृतिक प्रक्रिया के विषय में हम जानेंगे। पृथ्वी के तल पर विभिन्न भू आकृतियों जैसे कि महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, नदी, घाटियाँ, सागर, भृगु, लटकती घाटियाँ आदि विद्यमान हैं। पृथ्वी की स्थलाकृतियों अनवरत परिवर्तन का प्रतिफल है, मतलब विभिन्न हमेशा परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी की जो स्थलाकृति है उसमें लगातार हर सेकंड कुछ न कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है और उसी का प्रतिफल यह जो वर्तमान हमारी स्थिति है उसी का एक प्रतिफल है। यह परिवर्तन मरुस्थलों में प्रमुख रूप से हवा द्वारा, ठंडे प्रदेशों में हिमनदों द्वारा, आर्द्र प्रदेशों में नदियों द्वारा और समुद्री तटों पर लहरों एवं जलधाराओं द्वारा होता है। जैसे कि जो मरुस्थल है वहाँ पर किसके द्वारा ये परिवर्तन हो रहे हैं प्रति सेकंड? हवा के द्वारा। ठंडे प्रदेशों में हम हिमनदों के द्वारा यह परिवर्तन देख सकते हैं। आर्द्र प्रदेशों में नदियों द्वारा और समुद्री तटों में हम लहरों एवं जलधाराओं द्वारा इस परिवर्तन को देख सकते हैं। इसमें अतिरिक्त सूर्यताप, तुषारपात, वर्षा, वनस्पति से भी चट्टानों के एक ही स्थान पर स्थित रहते हुए भी उनमें बदलाव होता रहता है। मतलब जैसे कि कोई भी पर्वत है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हिमपात होता है तब भी उससे वहाँ पर परिवर्तन हो सकता है। ताप में परिवर्तन होता है, सूर्य ताप उस पर ज़्यादा अधिक पड़ता है तो भी परिवर्तन होता है। अर्थात विभिन्न उसके कारण हैं जिससे हमारी स्थलाकृतियाँ प्रतिपल बदल रही हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उच्चतादर्शी वक्र क्या है? यह एक संचयी बारंबारता वक्र होता है जो प्रत्येक रेखा के ऊपर तथा नीचे स्थल के निरपेक्ष एवं सापेक्ष क्षेत्रफलों को प्रदर्शित करता है। इस वक्र के अनुसार किसी निश्चित डेटम रेखा के ऊपर या नीचे विभिन्न ऊंचाई या धरातलीय सतह के क्षेत्रफल के अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। इस वक्र में उदय अक्ष पर ऊंचाइयां प्रदर्शित की जाती हैं एवं क्षैतिज अक्ष पर भूमि के क्षेत्रफलों को प्रदर्शित किया जाता है। सर्वप्रथम सन 1883 में लैपरेंट द्वारा ग्लोब का उच्चतादर्शी वक्र तैयार किया गया था। अगला हम देखेंगे प्रश्न, भू आकृति विज्ञान का अर्थ बताइए। आंग्ल भाषा के शब्द जियोमॉर्फोलॉजी का विन्यास, ग्रीक भाषा में जी का अर्थ होता है पृथ्वी, मॉर्फी का अर्थ होता है फॉर्म अर्थात रूप, लोगोस का अर्थ होता है
डिस्कोर्स अर्थात वर्णन शब्दों से हुआ है, जिसका हम अगर पूर्णतः अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी की आकृति का वर्णन करने वाले विषय से है। अर्थात पृथ्वी की जो आकृति है उसका जो वर्णन करते हैं उसी विषय को हम भू आकृति विज्ञान कहते हैं। ऐसा विज्ञान जो पृथ्वी की आकृति का वर्णन करती है वह भू आकृति विज्ञान कहलाती है। जहाँ तक ज्ञात हो सका है कि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए पैंक महोदय ने किया था। इससे पूर्व 19वीं शताब्दी तक इससे के स्थान पर अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ सरफेस और जर्मन में हमेशा मॉर्फोलॉजी डेयर अर्ड आवर फ्लासे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अर्थात विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं इन शब्दों के अलावा और भी शब्दों का इसके लिए प्रयोग किए हुए हैं। अगला हम प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ कठिन भी हैं। आपने यह प्रश्न जैसे कि बीए में नहीं देखे होंगे। बीए में आपने भू आकृति विज्ञान भले पढ़ा हो, सिलेबस में लगा हो, लेकिन ये जो एक प्रकार से आप समझिए किसी सब्जेक्ट में मास्टर कर रहे हैं तो प्रश्न जो है उसकी जो एक प्रकार से लेवल है उसका तो बढ़ेगा ही। तो उस प्रकार के प्रश्न है, बस आपको ध्यान से सुनना है और रिवीजन करना है। चलिए देखते हैं हमारा 13वां प्रश्न क्या है। एलोमेट्रिक वृद्धि के नियम की व्याख्या कीजिए। जलीय तंत्र में भू आकृति विज्ञानियों ने जीवन विज्ञान में प्रयुक्त एलोमेट्रिक वृद्धि नियम को प्रयुक्त किया है। एलोमेट्रिक वृद्धि के जैव नियमानुसार समय के साथ जीवों के सभी अंगों में समानुपातिक वृद्धि होती है। भू आकृति विज्ञान में अपवाह बेसिन को एक जीवित जीव के रूप में लिया जाता है क्योंकि इसमें सरिता जल द्वारा जल का संचरण होता रहता है। अतः अपवाह बेसिन की तुलना में जीव से की जाती है और इसी आधार पर जो है एलोमेट्रिक वृद्धि के नियम का अपवाह बेसिन के विभिन्न उपांगों से वृद्धि की व्याख्या हेतु किया जा सकता है। जैसे कि जो यह नियम है एलोमेट्रिक वृद्धि का नियम, यह जीवों के लिए था, लेकिन वैज्ञानिकों ने विद्वानों ने इसको अपवाह बेसिन से कंपेयर करके बताया हुआ है और जिस प्रकार से विभिन्न जीव के अंग प्रति क्षण बदलते हैं उसी प्रकार अपवाह बेसिन में कैसे वृद्धि देखने को मिल रही उसी का व्याख्या उपयोग के लिए इस नियम का किया गया है। यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समय के साथ अपवाह बेसिन की परिमिति, सरिता संख्या, सरिता लंबाई, सरिता क्षेत्र में समानुपातिक वृद्धि होती है। स्ट्रालर के अनुसार यदि किसी अपवाह बेसिन की विभिन्न श्रेणियों के सरिता खंडों की संचयी और औसत लंबाई, औसत क्षेत्रफल को लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो धनात्मक पावर फंक्शन की सीधी सम्मिश्रण रेखा का निर्माण इसमें होता है। अगला हम देखेंगे बहुचक्रीय स्थलाकृति क्या होती है। बहुचक्रीय स्थलाकृतियों में कई अपर्दन चक्रों द्वारा स्थल रूपों का निर्माण होता है। धरातल पर अधिकांश स्थल रूपों एक से अधिक चक्रों के ही परिणाम होते हैं। बहुचक्रीय स्थल रूपों में प्रथम चक्र की अंतिम अवस्था में क्षैतिज कटाव में घाटी जैसी चौड़ी हो जाती है, परंतु उत्थान के कारण पुनर्युवन होने से नदियों के निम्न कटाव की शक्ति इसमें बढ़ जाती है, जिससे निम्नीकरण द्वारा चौड़ी घाटी के अंदर नवीन सकरी घाटी का निर्माण हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, द्विचक्रीय घाटी कहा जाता है। और इसी तरह कई चक्री के संपादन के कारण नदियों में वेदिकाओं का सृजन होता रहता है। जब कई चक्रों का संपादन होता है तो उसे बहुचक्रीय घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है चतुष्फलकीय परिकल्पना किसे कहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है गर्म है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। इस धारणा के आधार पर ब्रिटिश गणितज्ञ ग्रीन ने अपनी चतुष्फलकीय परिकल्पना प्रस्तुत की है। उन्होंने उक्त विद्वान में महाद्वीप एवं महासागरों का वितरण जो है चतुष्फलक की आकृति माना है, जिसके चारों ओर से चिपटा भाग 4 महासागरों को प्रदर्शित करता है और उच्छिप्त भाग महाद्वीपों की ओर संकेत करता है। क्योंकि त्रिभुजाकार टेट्राहेड्रॉन 3 दिशाओं में फैली हुई वह आकृति है जो बराबर भुजाओं वाली 4 आकृतियों से घिरी हुई है। अर्थात उनका चतुष्फलकी का ये मतलब है कि चारों ओर जो है महासागर है, बीच में जो उच्छिप्त भाग है वह महाद्वीप है, उसी का संकेत करता है और इसे ही चतुष्फलकी परिकल्पना वह कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उच्चावचों की विशेषताएं बताइए। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में पृथ्वी के सबसे बड़े उच्चावच शामिल किए जाते हैं। सबसे बड़े उच्चावच महाद्वीप तथा समुद्री बेसिन है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में पर्वत, मैदान एवं पठारों को शामिल किया जाता है। इन्हें महाद्वीप का उपभाग भी कहा जा सकता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति विशेषकर महाद्वीपों पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली शक्तियों से हुई है। तृतीय श्रेणी में उच्चावचों में अपरदित, अवशिष्ट व जमाव से निर्मित आकृतियां जैसे कि गुफाएं, कंदराएं, चोटियां और डेल्टा आदि
आती हैं। प्रथम श्रेणी में क्या आता है? प्रथम श्रेणी में जो है महाद्वीप एवं समुद्री बेसिन आते हैं। द्वितीय श्रेणी में हमारा क्या आता है? पर्वत, मैदान, पठार आते हैं। तृतीय श्रेणी में जो कि अपशिष्ट पदार्थों, अपरदित पदार्थों से बने होते हैं, गुफा, कंदराएं, चोटियाँ, डेल्टा, ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है द्रव्यमान संचालन के प्रकार बताइए। भूमिस्खलन, अपशिष्ट शैल के स्थानांतरण या द्रव्यमान संचलन के सभी प्रकार को मृदा एवं हिम सहित सामूहिक रूप से भूमिस्खलन कहते हैं, जिसे विभिन्न आधारों जैसे कि संचलन की दिशा, संचलन की दर, उनका प्रकार, चिकनाई वाले तत्व की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति आदि विभिन्न प्रकारों से विभाजित किया जाता है। सामान्यतः भूमिस्खलन 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित करते हैं, जैसे कि पतन, स्खलन, वाह, टापुल एवं पार्श्विक प्रसार। अगला प्रश्न हम देखेंगे कार्स्ट खिड़की किसे कहा जाता है? डोलाइन अथवा विलय रंध्र की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने से वृहद छिद्र का निर्माण हो जाता है, और जब उसका ऊपरी खुला भाग जो है उसे क्या कहा जाता है? कास्ट खिड़की कहा जाता है। जो विलय रंध्र होता है, जब उसका ऊपरी सतह ध्वस्त हो जाता है और उससे क्या हो जाता है? एक बड़े छिद्र का निर्माण हो जाता है, उसी जो ऊपर खुला भाग होता है उसे ही क्या कहते हैं? कास्ट खिड़की कहते हैं। कास्ट खिड़की से भूमिगत जल एवं अन्य स्थल रूपों का अवलोकन किया जा सकता है। अगला हम प्रश्न देखेंगे कास्ट स्थलाकृतियाँ कैसे निर्मित होती हैं? भूमिगत जल द्वारा लाइमस्टोन प्रदेश में सतह के ऊपर एवं नीचे दोनों स्थानों पर अनेक छोटी छोटी भूमाकृतियाँ बनती हैं, जिन्हें स्थल रूप की संज्ञा देना उचित नहीं लगता। कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जिनका लोप अथवा विलयन जो है शीघ्र हो जाता है, और कुछ आकृतियाँ जो है निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के अनुसार समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति का वर्णन हमें करना है। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के सहारे अल्फ्रेड वेगनर ने समुद्र द्वीपीय चाप एवं तोरण की उत्पत्ति का कारण गति में शिथिलता का होना बताया हुआ है। जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था, उस समय इसका कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाया और पीछे छूट गया, तथा सखालिन, क्यूराइल, जापान, फिलिपाइन आदि द्वीपों का निर्माण हुआ। इसी तरह दोनों अमेरिका के पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते समय कुछ भाग पीछे छूट गया तथा पश्चिमी द्वीप समूह का निर्माण हुआ। बहुत ही ध्यान से आप सुनते रहिए, हर एक चीज़ आपके समझ में आएगी, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है प्रस्तर बहुभुज क्या है? परिहिमानी क्षेत्रों में धरातल पर विचित्र बहुभुज प्रतिरूप विकसित हो जाते हैं। समतल क्षेत्रों में जहां ऊपरी पिघली हुई परत पंख की बनी होती है, धरातल पंख बहुभुजों से जो है विभक्त हो जाती है। जहां सक्रिय परत केवल पंख की न होकर महीन मलबों तथा पत्थरों का मिश्रण होती है, उन्हें प्रस्तर बहुभुज तथा प्रस्तर बहुभुजों में युक्त धरातल को प्रतिरूपित भूमि कहते हैं। प्रतिरूपित भूमि में कई स्थल रूप ज्यामिति के विभिन्न आकारों, बहुभुज, छल्ले एवं पट्टी में इस प्रकार मिलते प्रतीत होते हैं कि उनके प्रणाली के अंतर्गत संजोया गया हो। अगला प्रश्न हम देखेंगे भूमिगत जल के निक्षेपण कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। भूमिगत जल अपने साथ बहुत अधिक पदार्थों का घोल कर तब तक ले चलता है जब तक इनका निक्षेपण नहीं हो जाता। यह अपने साथ घोलित पदार्थों को कभी कभी समुद्र अथवा झील में छोड़ देता है, जिससे उसकी लवणता जो है वह बढ़ जाती है। भूमिगत जल के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जैसे कि प्रतिस्थापन, समानुस्तरण, गंथिका, सिराएँ, आश्चुतास्म या स्टेलेक्टाइट जिसे कहते हैं, या निश्चितास्म आदि, ये सभी जो है संरचनाएं बनती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे सागर तटीय प्रदेशों में स्थल रूपों के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सागर तटीय प्रदेशों की आकृति में कई विभिन्नताएं मिलती हैं, जैसे कि उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट में वक्राकार कार्डिलेज क्रम की शैलें पाई जाती हैं। इसकी अपेक्षा प्रशांत महासागरीय पश्चिमी तट पर छोटे छोटे द्वीपों का एक वृत्ताकार क्षेत्र स्थित है। हिंद महासागर के तटीय भाग में महाद्वीपीय संरचना के क्षेत्र तथा स्तर में अनुरूपता का ह्रास दिखाई पड़ता है। यूरोप के उत्तर पश्चिमी तटीय भाग में पर्वतमालाएं हैं, ये तटीय रेखा के समांतर फैली हैं। महासागरीय तट महासागरीय बेसिन का निर्माण करते हैं और मध्य महासागरीय कटक, महासागरीय उभार, महासागरीय कंदराएं और स्विन द्वीप, गिरी, गायूट, विभंग खाइयों या गर्त एवं महासागरीय मैदान इसमें मुख्य
होते हैं। अब हम देखेंगे हमारा जो अंतिम प्रश्न है इसको हम समझेंगे, अंधी घाटी। इसके बाद एक प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है भू संतुलन के संबंध में हिस्कानेन की अवधारणा स्पष्ट करें। भू संतुलन के संबंध में हिस्कानेन ने अपनी अवधारणा 1933 ईस्वी में प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने एयरी तथा प्राट के विचारों को संगठित रूप से प्रदर्शित किया। ऐसा देखा गया कि समुद्र तल की शैलें जो हैं उच्च भागों की अपेक्षा अधिक घनत्व वाली हैं। हिस्कानेन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी की पपड़ी में प्रत्येक स्थान पर चट्टानें जो हैं गहराई के साथ अधिक घनत्व वाली होती हैं और इसके अथवा विभिन्न स्तंभों का घनत्व एवं उनकी लंबाई भी भिन्न भिन्न होगी। घनत्व छोटे स्तंभों द्वारा प्रदर्शित होगा, जिसमें घनत्व नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। इस तरह यह सिद्धांत पर्वतों के मूल तथा पपड़ी के विभिन्न भागों में घनत्व की विभिन्नता का समाधान जो है प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंधी घाटी किसे कहते हैं? जिन स्थानों पर धरातलीय नदियों का जल सतह के नीचे चला जाता है उसके आगे सतह पर नदियों की घाटियाँ शुष्क रहती हैं, उन्हें शुष्क नदी तल कहा जाता है। वर्षा काल में इन्हीं शुष्क घाटियों में जल भर जाता है, परंतु शेष समय यह शुष्क पड़ी रहती हैं, यही अंधी घाटी कहलाती हैं। अंधी घाटी उस घाटी को कहते हैं जिसका जल विलयन छिद्र में सामान्य हो जाता है तथा घाटी शुष्क नजर आती है। इस प्रकार से आपका यह फर्स्ट वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आपका जल्द ही आएगा। चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट किसी प्रश्न में हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अन्य किसी जो भी पेपर आपके लगे हैं, नेक्स्ट पेपर सेकंड आपका कौन सा है, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक चैनल पर बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।